गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, पेज नंबर 39 पे प्रॉब्लम नंबर 12। आपको स्टेट दिया था कैट ऑफ साई एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा ए डैगर माइनस लैम्डा स्टार ए ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ जीरो। इस स्टेट में आपको पहले एक्स का एक्सपेक्टेशन फाइंड करना था, ब्रैकेट फाइंड करना था, फिर से एक्सपेक्टेशन फाइंड करना था ब्रैकेट का। तो ये स्टेट को आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक कॉम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करने के लिए बोला था, लैम्डा ए डैगर माइनस लैम्डा स्टार ए। तो यहाँ पे लैम्डा और लैम्डा स्टार स्केलर वैल्यूज हैं, माइनस लैम्डा मॉड स्क्वायर कॉम्यूटेटर से आउटर में नॉट होगा, ए डैगर ए कॉम्यूटेटर, और ए डैगर ए कॉम्यूटेटर की वैल्यू -1, तो ये टर्म बनेगा लैम्डा मॉड स्क्वायर। तो इस स्टेट को सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सपोनेंशियल फैक्टर में आपको लैम्डा ए डैगर ये ऑपरेटर ए माइनस लैम्डा स्टार ए ये ऑपरेटर बी, ए प्लस बी दिया हुआ है। तो ए प्लस बी आपको एक फॉर्म आपको लास्ट लेक्चर में हिंट किया था कि मैंने जब आपको ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं, कॉम्यूटेटर ब्रैकेट डिस्कस किए हैं, तो एक्सपोनेंशियल ए और एक्सपोनेंशियल बी ये ए और बी ऑपरेटर हैं, तो ये टर्म का प्रोडक्ट आप एस एच ए प्लस बी नोट नहीं करेंगे जो नंबर के केस में आप पढ़ रहे थे। यहाँ पे एक टर्म और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 1/2 कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी। तो मैंने यहाँ पे कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी फाइंड किया। अब इस कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी का हाफ टर्म ऐड करें और डिफरेंस करें, तो लैम्डा मॉड स्क्वायर बाई 2 माइनस लैम्डा मॉड स्क्वायर बाई 2 ये मैंने ऐड किया और डिफरेंस कर दिया, ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ जीरो। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग के टर्म्स हैं, ये जो अब ये कंपेयर करिए, ये फर्स्ट 3 टर्म्स ये आप नोट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए डैगर मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा स्टार ए, और ये टर्म स्केलर बनेगा। और अगर आप कहीं पे कोई फॉर्म ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल ए और सी जो है स्केलर है, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल ए एक्सपोनेंशियल सी नोट कर सकते हैं अगर सी स्केलर है तो ये टर्म जो टोटल 4 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट 3 टर्म तो ये नोट हो गए, और जो लास्ट टर्म है आप उसको एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा मॉड स्क्वायर बाई 2 कैट ऑफ जीरो नोट कर सकते हैं। अब ये टर्म एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा मॉड स्क्वायर बाई 2 ये स्केलर है, ऑपरेटर के किसी भी साइड आप नोट कर सकते हैं। बाकी ऑपरेटर को आप एक्सचेंज नहीं करेंगे, वो ऐसा सच रहेंगे। बट जो एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा स्टार ए वैल्यू है, इसका आप एक्सपोनेंशियल सीरीज के सम टर्म्स आप एक बार चेक कर लीजिए। ये इनफाइनाइट सीरीज बनेगा, कैट ऑफ जीरो पे आप ऑपरेट करेंगे। तो जैसे ही आप ए को कैट ऑफ जीरो पे ऑपरेट करेंगे तो ये रिजल्ट जीरो बन जाएगा, ए स्क्वायर को कैट ऑफ जीरो पे ऑपरेट करेंगे फिर से रिजल्ट जीरो बनेगा। तो इसके बाकी टर्म्स जीरो बनेंगे, ओनली फर्स्ट टर्म कंट्रीब्यूट करेगा जब 1 को आप कैट ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा मॉड स्क्वायर बाई 2 एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए डैगर ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ जीरो। देखो मैंने यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो किए हैं, तो 3 स्टेप में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये स्केलर वैल्यू को यहाँ पे नोट किया है, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा स्टार ए का सीरीज ओपन किया, और इस सीरीज में सिर्फ फर्स्ट टर्म कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी टर्म जीरो हो जाएंगे बाय यूजिंग द एक्शन ऑफ लोअरिंग ऑपरेटर ऑन द ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पे
एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए डैगर का सीरीज ओपन करेंगे, summation over n goes from 0 to infinity lambda power n a dagger power n by n factorial cat of 0। ये एक्शन आपने पहले एक प्रॉब्लम में यूज किया हुआ है। अगर ये प्रॉब्लम का मैं रेफरेंस दूं तो आप चेक करिए, इस स्टेप के आगे आप ये स्टेप जस्ट रिपीट कर रहे हैं। पेज नंबर 42 पे प्रॉब्लम नंबर 5 पे चले जाइए। ये प्रॉब्लम आपने कंप्लीट किया था। Yes, sir. कंप्लीट किया था। Yes, sir. तो आगे के स्टेप्स तो सिमिलर हैं, ठीक है। इस स्टेप तक आपको हो सकता है सम स्टेप न्यू लग रहे हो, ठीक है। बाकी इसके आगे के स्टेप्स आपको फेमिलियर होंगे, वो आप कंटिन्यू कर देंगे। दिस स्टेट कैन बी रिटन एज n गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी लैम्डा पावर n बाई स्क्वायर रूट n फैक्टोरियल कैट ऑफ n। तो ये स्टेट का सिंप्लीफिकेशन करके फॉर्म मैंने आपको नोट कर दिया है। और ये स्टेट का ब्रैकेट साई ब्रैकेट आपको पहले मैंने कंफर्म कराया है, वो 1 होता है। ये आपको मैंने ट्राई करने के लिए बोला था, आप लोग ट्राई किए होंगे। आप इस स्टेप को कंपेयर कर लीजिए कि आपने करेक्ट फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। अब आपको जब आप साई ब्रैकेट फाइंड करेंगे तो एक्स के एक्शन में लोअरिंग ऑपरेटर और रेजिंग ऑपरेटर का एक्शन आपको इस पर्टिकुलर स्टेट पे ऑपरेट करना होगा। तो ये पहले ही आप सेपरेटली फाइंड कर लीजिए। ए कैट ऑफ साई, ए ऑपरेटर एसएस कैट ऑफ साई आपने अभी सिंप्लीफाई किया, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा मॉड स्क्वायर बाई 2 समेशन ओवर n गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी लैम्डा पावर n बाई स्क्वायर रूट n फैक्टोरियल ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ n। ये स्केलर वैल्यू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा मॉड स्क्वायर बाई 2 एज सच समेशन ओवर n goes from 0 to infinity lambda power n by square root n factorial। ये स्केलर वैल्यूज हैं। ऑपरेटर a ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ n, समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा मॉड स्क्वायर बाई 2 समेशन ओवर n goes from 0 to infinity lambda power n by square root n factorial as such। अब a का एक्शन जैसे ही n स्टेट पर यूज करेंगे, this term is square root n, state change to n minus 1। अब इस सीरीज में एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा मॉड स्क्वायर बाई 2 एक टर्म n इक्वल टू 0 पहले ही प्लेस कर दीजिए, तो ये टर्म 0 बन गया। और नेक्स्ट सीरीज n इक्वल्स 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 टू इंफिनिटी लैम्डा पावर n, और इसको आप नोट कर सकते हैं स्क्वायर रूट n मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट n माइनस 1 फैक्टोरियल। स्क्वायर रूट n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल बनेगा, कैट ऑफ n माइनस 1। इस स्टेप में भी कोई डिफिकल्टी आपको फेस नहीं होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा मॉड स्क्वायर बाई 2 समेशन ओवर n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लैम्डा पावर n बाई स्क्वायर रूट n माइनस 1 फैक्टोरियल कैट ऑफ n माइनस 1। ये पार्ट भी n माइनस 1 बनेगा यहाँ पे भी, क्योंकि ये पार्ट को n इक्वल्स 1 तो आपने प्लेस कर लिया। जब n को 1 करेंगे, सॉरी ये टर्म एज सच रहेगा, लैम्डा यहाँ पे मैंने आउटर में नोट कर दिया। अब करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। मैंने लैम्डा पावर n को लैम्डा इंटू लैम्डा पावर n माइनस 1 कर लिया, जिससे ये फॉर्म आपको सिंप्लीफाई हो जाए। अब ये कंपेयर करिए, ये समेशन 1 से स्टार्ट हो रहा है, वैल्यूज 1 से स्टार्ट हो रहा है और पावर में n माइनस 1 है, तो इस सीरीज का फॉर्म आप कंपेयर कर लीजिए। फिर से इस सीरीज को लाइक दिस नोट कर सकते हैं कि समेशन ओवर m गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी लैम्डा पावर m डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल स्टेट कैट ऑफ m।
जो सीरीज था यहाँ पे, जो इस स्टेट के लिए सीरीज आपने ये नोट किया है, सीरीज के फर्स्ट टर्म पे चले जाइए, 1 बाई लैम्डा पावर 0 दैट इज 1, 0 फैक्टोरियल 1 और ये कैट ऑफ 0। तो फर्स्ट टर्म एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा मॉड स्क्वायर बाई 2 कॉमन होगा, तो फर्स्ट टर्म बनेगा कैट ऑफ 0। फिर नेक्स्ट टर्म लैम्डा बाई 1 फैक्टोरियल कैट ऑफ 1। ऐसे ही आपके ऑल टर्म्स नोट होते चले जाएंगे। अब इस सीरीज को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे भी ये फिर से फर्स्ट टर्म को कंपेयर करें तो 0 फैक्टोरियल 0 कैट वेक्टर है। नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे तो लैम्डा कैट ऑफ 1 बनेगा, चाहे इसी फॉर्म को, क्योंकि यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है समेशन, यही पार्ट आप सेम इंडिसेस में या डिफरेंट इंडिसेस में आप लाइक दिस भी नोट कर सकते थे। समेशन ओवर n गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, जहां पे n है, n-1 है, उसको आप n से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये सीरीज वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा। ओनली जो फॉर्म था वो आपको डिफरेंट लग रहा था, बाकी जो ये पार्ट को चेक करिए, यहाँ समेशन भी चेंज हो रहा है, तो ये वैल्यू फिर से सेम सीरीज को रिप्रेजेंट करेंगी दोनों फॉर्म। तो ये आप कंपेयर कर लीजिए, लैम्डा कैट ऑफ साई आप नोट कर सकते हैं। तो ए का एक्शन कैट ऑफ साई पे आपको पता चल गया जो रिक्वायर्ड था। अब अगर इसी रिलेशन का आप ए डैगर एक्शन चेक करना चाह रहे हो, तो या तो सिमिलर स्टेप्स फॉलो कर दीजिए या इसी रिलेशन का आप डैगर फाइंड कर दीजिए। और लैम्डा जनरली कॉम्प्लेक्स है, तो ये एक्शन आपको 1 स्टेप में डैगर के लिए कंफर्म हो गया। अब आप साई एक्स साई ब्रैकेट फाइंड करेंगे तो 1/√2 SH ब्रैकेट ऑफ साई ए प्लस ए डैगर बराबर वेक्टर ऑफ साई ए प्लस ए डैगर कैट ऑफ साई। अब आपको ये एक्शन सेपरेटली आपने फाइंड कर लिया। ए साई ए कैट ऑफ साई आपको यहाँ पे पता चल गया, लैम्डा कैट ऑफ साई है, और ए डैगर ब्रावेक्टर पे ऑपरेट होकर आपको पता चल गया ब्रावेक्टर एसएच लैम्डा स्टार कैट वेक्टर एसएच। अब ये लैम्डा और लैम्डा स्टार नंबर हैं, और जैसे ही आप लैम्डा को आउटर में नोट करेंगे ब्रैकेट के, साई साई ब्रैकेट 1 हो जाएंगे। तो ये फॉर्म आपको मैंने कंफर्म कर दिया। बट आपको स्टेटमेंट में फिर से वर्ड पूछा है एक्सपेक्टेशन ऑफ साई एक्स साई ब्रैकेट, तो फिर से एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे, ये वैल्यू कांस्टेंट है तो एक्सपेक्टेशन सेम रहेगा। बट जो स्टेटमेंट पूछा है उसको कंप्लीट करने के लिए द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ साई एक्स साई ब्रैकेट, अगर स्टेटमेंट में वर्ड होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, तब ये ब्रैकेट ही फाइंड करना था, बट इसका फिर से एक्सपेक्टेशन पूछा है और ये रिजल्ट फिर से एक्सपेक्टेशन के लिए अनचेंज रहेगा, क्योंकि किसी कांस्टेंट वैल्यू का एक्सपेक्टेशन आप चाहे जितने टाइम कैलकुलेट कर लीजिए वो सेम रहता है। तो ये मैंने आपको प्रॉब्लम कंप्लीट कर दिया, डिस्कस कर दिया। इसी प्रॉब्लम में अगर आप ये एक्सपोनेंशियल सीरीज को ओपन कर लेते, कुछ टर्म को एडजस्ट कर लेते, ठीक है, उससे भी आप प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते थे। एक्स साई फाइंड करने के लिए एक्सपोनेंशियल सीरीज ओपन करें और एक्स का एक्शन वहां पे चेक करके फिर से आप ब्रैकेट के साथ एडजस्ट करके फाइंड कर लेंगे। हो सकता है वहां पे आप सम टर्म एडजस्ट कर पाए, सम टर्म में डिफिकल्टी हो। वो एक्सपोनेंशियल सीरीज का रिजल्ट मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, सेम स्टेट नोटेशन आपने पहले पढ़ लिया, ठीक है, उसको आगे मैंने फिर कंटिन्यू किया है। सर प्रीवियस स्लाइड में 1 सेकंड के लिए जाएंगे जी। पूछना है कुछ? लास्ट का 2 लाइन लिखना रह गया था, बस थोड़ा सा। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर ये बोलिए। यहाँ पे जो हम लोग ए डैगर वाला ऑपरेट किए हैं ब्रा ऑफ जी। साइड, वो क्यों किए? आपको एक्स ऑपरेटर के लिए बोथ का एक्शन चाहिए ना, आपको ये टर्म चाहिए, ठीक है। हाँ। अब इस ए डैगर का कैट पे एक्शन पता चल जाए या ब्रैकेट पे एक्शन पता चल जाए तो रिजल्ट तो तब भी फाइंड हो जाएगा ना।
हाँ ब्रैकेट के लिए, तो आपको कैट हाँ वेक्टर पे और ब्रा वेक्टर पे किसी पे भी एक्शन पता चल जाए तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं ना। जैसे ही एक्शन कंप्लीट हुआ, जो रिजल्ट है आपको मालूम है कि ए को अगर nth स्टेट पे ऑपरेट करेंगे तो कोई नंबर मिलेगा, स्केलर वैल्यू मिले। अगर ऑपरेटर होता तब डाउटफुल होता है ना। तो आप चाहे ब्रा वेक्टर के लिए फाइंड कर लें, चाहे कैट वेक्टर के लिए फाइंड कर लें, दोनों से रिजल्ट प्रॉब्लम आपको कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्ट फाइंड करने के लिए मैंने ए का कैट पे रिजल्ट लिखा, लैम्डा कैट ऑफ साई। बट यहाँ पे हमें ए डैगर का कैट ऑफ साई पे रिजल्ट नहीं पता, बट ए डैगर का ब्रा वेक्टर ऑफ साई पे रिजल्ट पता है। और जैसे ही मैंने इसको कंप्लीट किया तो आप चेक करिए, मैंने ये फॉर्म लिख दिया। अब ये लैम्डा क्योंकि स्केलर है, इसको जैसे ही आप ब्रैकेट से आउटर में नोट करेंगे तो ये साई साई ब्रैकेट बन जाएगा, उसकी वैल्यू आपको पता है। जी। और ये 1/√2 वाला टर्म किससे आ रहा है? आप स्टेटमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, स्टेटमेंट में जाइए, एक्स ऑपरेटर का फॉर्म दिया हुआ है। फॉर्म दिया है नहीं? एक सेकंड। ए प्लस ए डैगर बाई √2। नहीं दिया? हाँ दिया सर, दिया दिया। ए और ए डैगर डिफाइन किए हैं, दोनों को ऐड कर लीजिए, ट्वाइस एक्स बनेगा। हाँ हाँ मैं वो वो मैंने लिख लास्ट लेक्चर में बताया अभी है। सर समीशन में n इक्वल टू 1 से सर n इक्वल टू 0 कैसे हो गया सर? आप लोगों का मैथमेटिक्स बिल्कुल वीक है, मैं बताता हूं तब भी आप स्टेप नहीं फॉलो कर पाते। ये सीरीज पे जाइए, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म क्या बनेगा? 1, ये n-1 फैक्टोरियल है। सेकेंड टर्म क्या बनेगा? x। थर्ड टर्म क्या बनेगा? x² बाई फैक्टोरियल 2। फोर्थ टर्म क्या बनेगा? ये इनफाइनाइट सीरीज है। अब जो राइट में सीरीज है इसको हम क्या लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल x। क्या हम इसको ये नोट नहीं कर सकते? दोनों सीरीज सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक 1 से स्टार्ट हो रहा है। यस सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 46, प्रॉब्लम नंबर 8। स्टेटमेंट रीड करिए और ट्राई करिए।
ऑप्शन बी। हाँ जी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एस सच मैच कर गया, क्या सर? एस सच मैच कर गया। हाँ सर, ऑप्शन से चेक करके देखा है। इमिशन से पहले एनर्जी, इमिशन में बोल रहा है एनर्जी एच इक्वल टू 8 एप्सिलॉन है। तो इमिशन से पहले जो स्टेट होगी वो इसी प्रकार की होगी, उसकी एनर्जी 8 एप्सिलॉन होगा, वो एनर्जी मैच करा ली ऑप्शन से। तो बी ऑप्शन में कोई नहीं, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप कंपेयर कर लेना। कई बार ऐसा लगता है जब आप लोग रिप्लाई करते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है पहले कहीं पे, और जैसे भी आपको जो सोर्स अवेलेबल था किसी ने बताया या नहीं बताया, सारे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, जो थोड़ा अप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं या थोड़ा कहीं पे कोई एरर है या जो पार्ट है, आप सिर्फ आंसर की पे चले जाते हैं, मेथड पे नहीं जाते। सभी का मतलब जो रिप्लाई करते हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, और मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आंसर की आपको ऑटोमेटिकली करेक्ट आ जाएगा जब आपका मेथड करेक्ट होगा। ठीक है, सम क्वेश्चंस को रेफरेंस लेके लगता है कि जैसे आप कोई पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको आंसर मैच कर गया, ठीक है, आप उस आंसर को करेक्ट मान लिए और आगे फिर आप कंटिन्यू करते जाते हैं। तो मैं आप जब एक्सप्लेन करूंगा तो आप कंपेयर करेंगे। मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। A one dimensional box contains a particle whose ground state energy is epsilon. ये एनर्जी एप्सिलॉन दिया हुआ है, और वन डायमेंशनल बॉक्स में nth स्टेट की एनर्जी अगर हम चेक करने लगे तो ग्राउंड स्टेट के मल्टीप्लाई में n स्क्वायर टर्म आता है। ये सभी को कंफर्म होना चाहिए। आप रिकॉल करिए, अगर L विड्थ का पोटेंशियल वेल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, तो एनर्जी फॉर nth स्टेट था n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर। पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एमएल स्क्वायर के मल्टीपल में एन स्क्वायर है, और एन को अगर 1 कर दें तो पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एमएल स्क्वायर बनेगा, वो यहाँ पे एप्सिलॉन दिया हुआ है। तो ये नोटेशन में कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होनी चाहिए। It is observed that a small disturbance causes the particle to emit a photon of energy 8 epsilon, after which it is stable. Just before emission, a possible state of the particle in terms of energy eigenstate psi1 psi2 would be, और psi1 psi2 आपको जो स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं वो एनर्जी आइगन फंक्शंस हैं, n equals 1 n equals 2 n equals 3, वो सेट दिया हुआ है। अब आप ये रिकॉल करिए, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है और आपको नहीं पता कि पार्टिकल किस लेवल में है, और ये मैंने nth स्टेट एनर्जी नोट कर दी। बीच में बहुत सारे लेवल्स लाई करेंगे, हमें नहीं पता कि n की वैल्यू क्या है। ये n equals 1 और ये n। जब यहाँ पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में होगा तो पार्टिकल लोअर स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में कब आएगा? जब वो फोटोन एच न्यू फोटोन इमिट करे, और ये फोटोन की जो एनर्जी है एच न्यू वो एप्सिलॉन n माइनस एप्सिलॉन डिफरेंस के इक्वल बनेगी, और ये पार्ट आपको 8 एप्सिलॉन दिया हुआ है। कोई डाउट तो नहीं? ये आपको एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी नहीं दिया है, ये फोटोन की एनर्जी दिया, और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी अगर लोअर ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 की होती तो फोटोन की एनर्जी और एनर्जी डिफरेंस सेम बनता, बट यहाँ पे आप चेक करिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ एप्सिलॉन है, तो फोटोन की एनर्जी अगर 8 एप्सिलॉन है तो पार्टिकल की बिफोर इमिशन जो एनर्जी बनेगी वो आप चेक कर लीजिए 9 एप्सिलॉन बनेगी। तो यहाँ ये n equals 3 में पार्टिकल था पहले, ये मान लीजिए बिफोर इमिशन। जस्ट बिफोर इमिशन ए पॉसिबल स्टेट ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आइगन स्टेट्स। ऑप्शन में सच E3 नहीं है, psi3 नहीं है। इट मींस अब यहाँ पे वो स्टेट करेक्ट होगी, सुपरपोजिशन के फॉर्म में स्टेट दिया हुआ है जिसमें पार्टिकल के लिए एवरेज एनर्जी 9 एप्सिलॉन बने। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी 9 एप्सिलॉन बने, वो स्टेट करेक्ट होगी। ये आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया वो करेक्ट अप्रोच के लिए किया, बट जब आप ऑल ऑप्शन में एवरेज एनर्जी निकालेंगे तो 9 एप्सिलॉन एनर्जी किसी में मैच नहीं करेगा, तो आप नियरेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे। बट जिसने ये क्वेश्चन एग्जाम में बनाया है उसने यहाँ पे भूल गया कि एनर्जी 8 एप्सिलॉन दिया है, और ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी उसी ने खुद से एप्सिलॉन लिया हुआ है, उसने आंसर बना दिए 8 एप्सिलॉन के लिए। तो मैं एग्जैक्ट मेथड बताया कि वो करेक्ट होता कि जो 9 एप्सिलॉन पे करेक्ट होता, बट यहाँ पे एज एन अप्रोक्सीमेशन वो फोटोन की एनर्जी के लिए उसने आंसर बनाए हैं, तो
तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें एवरेज एनर्जी 8 एप्सिलॉन आए। अब प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू सम ओवर ऑल स्टेट से आप ये रिजल्ट को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, वो प्रॉब्लम में एग्जामिनर ने एक मिस्टेक किया, उस मिस्टेक की वजह से आंसर बी करेक्ट बना। बाकी एग्जैक्ट करेक्ट, अगर एक ऑप्शन में ऐसा रिजल्ट बना दिया जाए जिसमें एवरेज एनर्जी 9 एप्सिलॉन प्रेजेंट हो और 8 एप्सिलॉन भी हो, तब करेक्ट बनेगा वो ऑप्शन जिसका एनर्जी 9 एप्सिलॉन आएगा। जो मैंने एक्सप्लेन किया सभी को क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये 9 एप्सिलॉन का कोई ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। आपको एग्जाम के टाइम पे ये थोड़ी कहेंगे कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, आप तो वहां पे मोर अप्रोप्रिएट आंसर पे चले जाएंगे, क्योंकि जब आप वो उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना। अगर बाई चांस क्वेश्चन रॉन्ग है, आप रॉन्ग ऑप्शन भी वहां पर टिक कर दें तो आप क्वेरी में डाल के उसको हो सकता है आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो वहां पे कोशिश करें कि आप नियरेस्ट ऑप्शन पे जाएं जो अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा। तो करेक्ट आंसर तो 9 एप्सिलॉन के लिए बनता जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें 8 एप्सिलॉन का रिजल्ट करेक्ट बन रहा होगा। और वो एग्जामिनर से मिस्टेक हुआ कि ये डिफरेंस 8 एप्सिलॉन लिया, बट इस एनर्जी को पहले मेंशन किया उसने एप्सिलॉन, और जो प्रॉब्लम्स के लिए ऑप्शंस बनाए तब उसको 0 कंसीडर कर लिया, जो यहाँ पे 0 नहीं है। अगर ये 0 हो जाता तब ये 8 एप्सिलॉन ही बनता एनर्जी डिफरेंस, और फोटोन की एनर्जी से मैच कर जाता है, तब वो एग्जैक्ट करेक्ट बन जाता है। बट ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 नहीं है, ना गिवन है और ना ही वन डायमेंशन में आपको पढ़ाया गया है। तो ये सिर्फ बी ऑप्शन में मैच करेगा, प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू। आप चेक कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन के लिए, प्रोबेबिलिटी 1/5 और n इक्वल्स 2 दिया हुआ है वहां पे psi2, दैट इज 4 एप्सिलॉन। नेक्स्ट स्टेट प्रोबेबिलिटी 4/5 और आपको यहाँ पे psi3 दिया है, और psi3 के लिए ये 9 एप्सिलॉन, तो ये 40/5 एप्सिलॉन, दैट इज 8 एप्सिलॉन। तब ये बी ऑप्शन एज एन अप्रोक्सीमेशन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 43, प्रॉब्लम नंबर 10। पेज नंबर 43, प्रॉब्लम नंबर 10। कंप्लीट कर पाएंगे प्रॉब्लम को? A one-dimensional harmonic oscillator mass m and frequency omega is in a state cat of psi or psi notation, जो भी आपको यहाँ पे फॉर्म दिया है, such that only possible outcomes of an energy measurements are E0, E1 और E2, where En is the energy of nth excited state. तो सिंगल स्टेट नहीं है, पॉसिबल रिजल्ट्स 3 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, E0 बन सकता है, E1 बन सकता है या E2 हो सकता है। तो दिस स्टेट psi is the superposition of 3 states, psi0, psi1 and psi2, और सुपरपोजिशन के लिए कोफिशिएंट्स आप इंक्लूड करेंगे और उनको ऐड करेंगे। तो दिस इज द गिवन स्टेट psi, C0 psi0 प्लस C1 psi1 प्लस C2 psi2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैंने नोट कर दिया। Where psi0 psi1 psi2 are energy eigen function of linear harmonic oscillator. If H is the Hamiltonian of oscillator and psi H psi bracket psi H psi bracket
दिस वैल्यू इज 3h क्रॉस ओमेगा बाई 2। बट ये साई एच साई वैल्यू, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी बनेगा अगर स्टेट नॉर्मलाइज होगा। तो C0 मॉड स्क्वायर प्लस C1 मॉड स्क्वायर प्लस C2 मॉड स्क्वायर, और प्रोबेबिलिटी का करेक्ट मीनिंग से रिलेट करने के लिए डिवाइड भी करेंगे, तब ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। आपको नेक्स्ट वैल्यू दिया हुआ है IH स्क्वायर साई ब्रैकेट, दैट इज 11h क्रॉस ओमेगा बाई 2 स्क्वायर, जो h क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 लिखा है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द मेजरमेंट यील्ड इज E0, इट मींस आपको एनर्जी E0, इट मींस साई जीरो की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। इट मींस आपको साइज C0 मॉड स्क्वायर अगर पता चल जाए तो आप प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास एक 3 कोफिशिएंट में रिलेशन, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से है। जब आप ये फॉर्म यूज करेंगे तो यहाँ पे H, ये साई जीरो साई 1 साई 2 आर एनर्जी आइगन फंक्शंस, देन वी कैन यूज प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू सम ओवर ऑल स्टेट्स। तो फर्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी C0, आइगन वैल्यू h क्रॉस ओमेगा बाई 2। नेक्स्ट स्टेट प्रोबेबिलिटी C1 मॉड स्क्वायर, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में ऑल कोफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर के सम को 1 किया है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का मॉड स्क्वायर प्रोबेबिलिटी बनेगा। नेक्स्ट स्टेट प्रोबेबिलिटी 3/2 h क्रॉस ओमेगा, नेक्स्ट स्टेट एनर्जी, एंड साई 2 के लिए प्रोबेबिलिटी C2 मॉड स्क्वायर और एनर्जी 5/2 h क्रॉस ओमेगा। ये एवरेज वैल्यू 3h क्रॉस ओमेगा बाई 2 दिया है। और जब इस रिलेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आइगन वैल्यू में एनर्जी की आइगन वैल्यू का स्क्वायर बनेगा, प्रोबेबिलिटी सेम रहेंगी। तो h क्रॉस ओमेगा बाई 2 स्क्वायर, C1 मॉड स्क्वायर 3/2 h क्रॉस ओमेगा स्क्वायर, C2 मॉड स्क्वायर 5h क्रॉस ओमेगा बाई 2 स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे 11h क्रॉस ओमेगा बाई 2 होल स्क्वायर। तो आपके पास 3 रिलेशंस हैं C0 C1 C2 के लिए। आप C0 C1 C2 की यूनिक वैल्यू फाइंड, C0 मॉड स्क्वायर C1 मॉड स्क्वायर C2 मॉड स्क्वायर की यूनिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो रिलेशंस हैं वो C0 मॉड कोफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर में है, तो कोफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर की यूनिक वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ इस वाले रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे h क्रॉस ओमेगा बाई 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, तो ये C0 मॉड स्क्वायर प्लस 3C1 मॉड स्क्वायर प्लस 5C2 मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बना। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को मैंने ऐसा लिख लिया। जो सेकंड रिलेशन था उसमें h क्रॉस ओमेगा बाई 2 एडजस्ट कर दिया बोथ साइड से, और जो थर्ड रिलेशन है यहाँ पे h क्रॉस ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर एडजस्ट करेंगे, तो ये C0 मॉड स्क्वायर प्लस 9C1 मॉड स्क्वायर प्लस 25C2 मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 11। तो ये आपके पास 3 रिलेशंस हैं C0 C1 C2 मॉड स्क्वायर में। तो लीनियर, अगर आप C0 C1 C2 मॉड स्क्वायर को किसी लीनियर कोफिशिएंट से रिलेट कर लेते तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अपने मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स पड़े हुए हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको कोफिशिएंट नहीं फाइंड करना है, आप डायरेक्ट कोफिशिएंट का मॉड स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी पता चल गया। तो इस प्रॉब्लम में आपको C0 मॉड स्क्वायर फाइंड करना है। फाइंड कर सकते हैं? रिप्लाई करिए। यस सर। यस Yes, सर। sir. फाइंड कर लेंगे ना, अब तो ये रिलेशंस दिए हुए हैं, कोफिशिएंट्स इक्वेट करके बाकी कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट कर दीजिए। Yes, sir, कर लेंगे। C1 C2 मॉड स्क्वायर को एलिमिनेट कर लीजिए, C0 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, और जब फाइंड करेंगे तो C0 मॉड स्क्वायर 1/4 शायद बनेगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। पेज नंबर 42, प्रॉब्लम नंबर 4 का स्टेटमेंट रीड करिए।
स्टेटमेंट रीड हुआ, कंसीडर ए स्क्वायर वेल ऑफ डेप्थ माइनस वी नॉट। ये v इक्वल टू 0 लेवल है और ये v इक्वल्स माइनस वी नॉट है, ये लेवल विद एंड विड्थ a। वो स्टेटमेंट में कहीं वर्ड यूज नहीं किया कि सिमेट्री के क्या है, आप चाहे जैसे इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये विड्थ आपको a दिया हुआ है विद v0a, ये प्रोडक्ट फिक्स दिया हुआ है। लेट v0 टेंड्स टू इंफिनिटी एंड a टेंड्स टू 0। कोई एक यहाँ पे दोनों पार्ट दे दिए, अगर कोई एक पार्ट दे देता कि a टेंड्स टू 0 है तो v0 ये फिक्स होने के लिए टेंड्स टू इंफिनिटी जाना चाहिए था। इसने दोनों पार्ट दे दिए प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में, पर कोई एक पार्ट देता कि v नॉट टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ऑटोमेटिकली ये फिक्स होने के लिए a टेंड्स टू 0 जाता है। तो एज v नॉट टेंड्स टू इंफिनिटी एंड a टेंड्स टू 0, तो ये पोटेंशियल वेल को आप चेक करिए, ये हाइट नेगेटिव, ये डेप्थ नेगेटिव में अप्रोच करेगा इंफिनिटी को और विड्थ टेंड्स टू 0 जाएगा। तो लाइक ड्राग डेल्टा ये फॉर्म बन जाएगा इन दिस कंडीशन, ये माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा और विड्थ टेंड्स टू 0 है। और ड्राग डेल्टा पोटेंशियल आपको डिस्कस किया हुआ है। आपको यहाँ पे बताया था कि ओनली वन बाउंड स्टेट, जैसे ही नेगेटिव एनर्जी लेंगे नेगेटिव एनर्जी पे वन बाउंड स्टेट बनेगा, और पार्टिकल की एनर्जी अगर पॉजिटिव कर दें तो अनबाउंड हो जाएगा। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू पे से, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। जो इंफॉर्मेशन दिया है ड्राग डेल्टा पोटेंशियल मैंने आपको डिस्कस किया है। पॉजिटिव एनर्जी में कोई बाउंड स्टेट नहीं था, नेगेटिव एनर्जी में सिंगल बाउंड स्टेट था, तो एनर्जी की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए ऑल रेंज ऑफ एनर्जी के लिए कंपेयर करेंगे तो ऑल रेंज ऑफ एनर्जी में सिर्फ वन बाउंड स्टेट मिलेगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं जो वन डायमेंशनल पोटेंशियल्स आपको मैंने डिस्कस किए हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक का कितना कंट्रीब्यूशन है। एक प्रॉब्लम थोड़ा, हाँ जी सर इसमें एनर्जी का तो नहीं बताया हुआ था ना? तभी तो मैंने स्टेटमेंट बोला, नहीं तो मैं कह देता नेगेटिव एनर्जी। मैंने बोला माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी की कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें मैक्सिमम बाउंड स्टेट आपको वन ही बनेगा, इससे ज्यादा थोड़ी हो सकता है, या तो अनबाउंड रहेगा। हाँ और जी। स्टेटमेंट में अगर मेंशन कर देता फॉर पॉजिटिव एनर्जी तो नो बाउंड स्टेट आ जाता। हाँ, फिर इसमें नो बाउंड स्टेट का भी ऑप्शन है ना? ऑप्शन है पर एनर्जी के रेफरेंस पे है ना, वो एनर्जी अगर पॉजिटिव होगा बट मेंशन नहीं किया तो वन बाउंड स्टेट भी तो करेक्ट है ऑल रेंज के लिए। नहीं, अगर जैसे एक से ज्यादा ऑप्शन करने हो चूज ये तो फिर तो हम दोनों कर सकते हैं ना? दोनों करेंगे। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन अगर करेक्ट हो तो फिर हमें दोनों चूज करने पड़ेंगे ना, क्योंकि एनर्जी का रेफरेंस दिया हुआ नहीं है। मैंने आपको ये बताया कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक मैक्सिमम कितने बन सकते, कितने बाउंड स्टेट बनेंगे। एक ही बनेगा। सेकंड वेट करेंगे थोड़ा।
स्टेटमेंट क्लियर हुआ आपको सभी को? हमें मैक्सिमम नंबर पे जाना है कि कितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यस सर। ठीक Yes, है, sir. हाँ जी. फिर बाकी जो क्वेश्चंस थे वो आपको मैंने लगभग डिस्कस हो गए हैं। एक क्वेश्चन में हाइजेनबर्ग पिक्चर का कंसेप्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर पढ़ते हैं। आपने जो यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है मोस्टली श्रोडिंगर पिक्चर में किया है। श्रोडिंगर पिक्चर में जो ऑपरेटर्स हैं, श्रोडिंगर पिक्चर, ये शायद हो सकता है पहले भी मैंने हिंट किया हो। ऑपरेटर टाइम से इंडिपेंडेंट होते हैं। श्रोडिंगर पिक्चर में ऑपरेटर टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं और जो स्टेट वेक्टर है वहां पे टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट आपको पढ़ाया है मैंने, ये टाइम डिपेंडेंट। अगर किसी सिस्टम का टाइम के रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है तो स्टेट टाइम डिपेंडेंट होगा, ऑपरेटर टाइम से इंडिपेंडेंट रहेंगे। इसी में हाइजेनबर्ग पिक्चर आएगा। और एक थर्ड पिक्चर बनेगा इंटरेक्शन पिक्चर। ये 3 टाइप ऑफ पिक्चर हैं। तो हाइजेनबर्ग पिक्चर के लिए जो श्रोडिंगर पिक्चर में है उसका जस्ट एक्सचेंज कर देंगे, ऑपरेटर टाइम डिपेंडेंट होंगे यहाँ पे, ऑपरेटर टाइम डिपेंडेंट, और जो स्टेट है वो टाइम से इंडिपेंडेंट बनेगा। और जो रिजल्ट होंगे चाहे आप किसी भी पिक्चर में कैलकुलेट कर लें वो सेम आएंगे। बट अगर पर्टिकुलर पिक्चर का रेफरेंस दे दिया तो उसका मेथड भी पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको यहाँ पे जिस पर्टिकुलर पिक्चर का कंसेप्ट दिया है उसी पर्टिकुलर पिक्चर में जो प्रॉब्लम पूछा है उसको मैं हिंट करूंगा। अब से पहले किसी पिक्चर में किसी प्रॉब्लम में पिक्चर का रेफरेंस नहीं था तो मैंने मोस्टली क्वेश्चंस को श्रोडिंगर पिक्चर में सॉल्व किया है। अगर टाइम डिपेंडेंट पार्ट भी पूछा था तो या तो वहां पर मेंशन था, अगर मेंशन नहीं भी था तो मैंने स्टेट में टाइम इवोल्यूशन किया और रिजल्ट को फाइंड कर दिया। इंटरेक्शन पिक्चर में ये दोनों ही टाइम डिपेंडेंट होंगे। ऑपरेटर भी टाइम डिपेंडेंट और स्टेट भी टाइम डिपेंडेंट। इंटरेक्शन पिक्चर का रोल आएगा जब आप टाइम डिपेंडेंट परटर्वेशन थियरी पढ़ेंगे। वहां पे ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या जो भी ऑपरेटर आप पढ़ रहे हैं वहां पे टाइम पार्ट इंक्लूड होगा, एनर्जी टाइम डिपेंडेंट बन जाएगा। जबकि यहाँ पे मैंने श्रोडिंगर पिक्चर में एनर्जी टाइम से इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए कांस्टेंट लिया है, एनर्जी आइगन वैल्यू लिया है, बट यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर्म नहीं बनेगा। तो ये 3 टाइप ऑफ पिक्चर हैं और बोथ ये यहाँ पे तो ऑपरेटर फॉर्म सभी को आपको पता है, टाइम इवोल्यूशन आप कैसे करेंगे वो भी आपको पता है। यहाँ पे आप जो ऑपरेटर का टाइम डिपेंडेंसी है, श्रोडिंगर ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग नोटेशन आप ए ले रहे हैं और वो 0 ले रहे हैं, टाइम से इंडिपेंडेंट है इसलिए वहां पर टाइम का कोई रोल नहीं था। तो जो इंटरेक्शन पिक्चर में, इसमें हाइजेनबर्ग पिक्चर में ऑपरेटर का टाइम डिपेंडेंसी आएगा तो उसके लिए एक डेफिनेशन बनेगा एक्सपोनेंशियल IHT/h क्रॉस A0 एक्सपोनेंशियल -IHT/h क्रॉस। ये फाइंड करना अगर आपको हो तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर को आप एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे साई टी टाइम डिपेंडेंट लेंगे और साई टी में आपको ये कंफर्म कराया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का टाइम इवोल्यूशन अगर आपको फाइंड करना है तो एक्सपोनेंशियल -IHT/h क्रॉस आप t इक्वल टू 0 पे ऑपरेट करते हैं। जब इसका बड़ा वेक्टर लेंगे तो इसका डैगर करेंगे तो टर्म प्लस बन जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोथ ऑपरेटर का, सॉरी किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोथ ये दीज पिक्चर में सेम आएगा। दीज 2 पार्ट के लिए मैं हिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल टाइम से इंडिपेंडेंट लेते हैं दीज 2 पिक्चर में, यहाँ पे पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट होगा जिसमें परटर्वेशन का मैंने रेफरेंस दिया। तो दीज 2 पिक्चर में जो आप ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करेंगे टी टाइम पे तो वो दोनों सेम आएगी। मेथड तो अलग होगा, एक में स्टेट का टाइम इवोल्यूशन करना है, एक में ऑपरेटर टाइम डिपेंडेंट आना है, बट जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के रिजल्ट हैं दोनों पिक्चर में सेम आएंगे। और जब सेम आएंगे तो उन ऑपरेटर का डेफिनेशन को कंपेयर करेंगे तो ये फॉर्म बनेगा। तो ये डेफिनेशन आपको हाइजेनबर्ग ऑपरेटर
हाइजेनबर्ग पिक्चर में ऑपरेटर का टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर के लिए मेमोराइज कर लेंगे तो आगे प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसलिए ऑपरेटर नोटेशन को मैंने A0 कर दिया श्रोडिंगर पिक्चर में और स्टेट का टाइम रिलेशन कर दिया है। यहाँ पे जो स्टेट है वो टाइम से इंडिपेंडेंट बनेगा, बट ऑपरेटर बिहेवियर ये बनेगा किसी भी ऑपरेटर फॉर्म के लिए। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम पूछा है जेस पेपर में हाइजेनबर्ग पिक्चर में। मैं प्रॉब्लम को श्रोडिंगर पिक्चर में भी कन्वर्ट कर सकता था, बट आपको इस पिक्चर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। दोनों पिक्चर में रिजल्ट सेम आएंगे। पेज नंबर 43 पे प्रॉब्लम नंबर 9 देखो, यही सेम पिक्चर के जो रिलेशंस हैं मैं आपको ऑपरेटर के टाइम पे भी डिस्कस कर सकता था। जब ऑपरेटर आपको डिस्कस किए, ऑपरेटर का मैंने यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी स्टेप मैंने डिस्कस किया था, बट दैट टाइम पे मैं अगर इसको डिस्कस करता तो जितनी प्रॉब्लम्स में आपको पिक्चर मेंशन नहीं करता, आपको ये डाउट होता कि हम हाइजेनबर्ग पिक्चर में ये डेफिनेशन लेके चलें या श्रोडिंगर पिक्चर के रिजल्ट फाइंड करें। सिर्फ एक प्रॉब्लम में हाइजेनबर्ग पिक्चर का रेफरेंस दिया है, बाकी प्रॉब्लम में कोई रेफरेंस नहीं था। ठीक है, अगर उन्हीं प्रॉब्लम को रिपीट करना हो जहां पे टाइम डिपेंडेंट एक्सपेक्टेशन पूछा हो, टी टाइम पे एक्सपेक्टेशन पूछा हो, वो आप फिर से मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन के, श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन के, श्रोडिंगर पिक्चर के जो स्टेप्स फॉलो किए उनको इग्नोर करिए, आप हाइजेनबर्ग पिक्चर में सॉल्व कर दीजिए, वो सेम आ जाएंगे। बट डाउट क्रिएट ना हो इसलिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मैंने पहले ही डिफाइन किया, बाकी पार्ट को मैंने सेम किया है। ठीक है, पेज नंबर 43 पे 9 का स्टेटमेंट रीड करिए। इफ xt बी द पोजीशन ऑपरेटर एट टाइम t इन हाइजेनबर्ग पिक्चर, for a particle described by the Hamiltonian, और यहाँ पे पर्टिकुलर पोटेंशियल फॉर्म का रेफरेंस देने के लिए आपको ये हैमिल्टोनियन डिफाइन कर दिया कि जिससे आप एक्सपोनेंशियल IHT/h क्रॉस ऑपरेटर फॉर्म को सिंप्लीफाई कर पाए इस हैमिल्टोनियन की एनर्जी का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू प्लेस करके। व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल I⍵t 0 xt x0 कैट वेक्टर ऑफ 0, ये रिजल्ट फाइंड करना है। तो ये नोटेशन आपको पता चल गया जो श्रोडिंगर ऑपरेट पिक्चर में अपने ऑपरेटर फॉर्म पढ़ा है। xt हाइजेनबर्ग पिक्चर में ऑपरेटर फॉर्म आपको मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये ब्रैकेट अगर आप फाइंड कर लें तो एक्सपोनेंशियल I⍵t से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो xt यहाँ पे बनेगा श्रोडिंगर पिक्चर में, इसमें हाइजेनबर्ग पिक्चर में एक्सपोनेंशियल IHT/h क्रॉस ऑपरेटर इन श्रोडिंगर पिक्चर पोजीशन ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल -IHT/h क्रॉस। अब ये ब्रैकेट यहाँ पे फाइंड करेंगे, ये कैट ऑफ 0 ग्राउंड स्टेट नोटेशन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म प्लेस करेंगे और ग्राउंड स्टेट पे एक्स ऑपरेटर का एक्शन यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो xt दैट इज एक्सपोनेंशियल IHT/h क्रॉस x0 एक्सपोनेंशियल -IHT/h क्रॉस x0 ऑपरेटर ओवर कैट ऑफ 0 ब्रैकेट ऑफ 0 एक्सपोनेंशियल IHT/h क्रॉस x0 एक्सपोनेंशियल -IHT/h क्रॉस SH। अब ये x ऑपरेटर एट t इक्वल टू 0 आप लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर फॉर्म में डिफाइन करते हैं, स्क्वायर रूट h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा a प्लस a डैगर ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ 0 ब्रैकेट ऑफ 0 SH एक्सपोनेंशियल प्लस I HT/h क्रॉस, ये पोजीशन ऑपरेटर फॉर्म फिर से रिप्लेस कर लीजिए, h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा a प्लस a डैगर एक्सपोनेंशियल -IHT/h क्रॉस स्क्वायर रूट h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा
अब ये ए प्लस ए डैगर ऑपरेटर कैट ऑफ 0 पे जब ऑपरेट करेंगे तो ए डैगर को कैट ऑफ 0 पे ऑपरेट किया तो रिजल्ट 0, और जब आप ए डैगर को कैट ऑफ 0 पे ऑपरेट करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा 1 कैट ऑफ 1। ठीक है, और ये कैट ऑफ 1 में 0 ऐड करेंगे तो ये टर्म कैट ऑफ 1 में कन्वर्ट हो गया। ये जो ए प्लस ए डैगर ऑपरेटर और कैट ऑफ 0, मैंने कैट ऑफ 1 लिख दिया, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे 1 हुआ वो मैंने आपको हिंट कर दिया है। अब ये स्क्वायर रूट एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम ओमेगा, स्क्वायर रूट बाई ट्वाइस एच क्रॉस, स्क्वायर रूट बाई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम ओमेगा, स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया। तो ये एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम ओमेगा मैंने ब्रैकेट से आउटर में नोट कर दिया, स्केलर वैल्यू है। अब ये जो फॉर्म है एक्सपोनेंशियल आई एच टी बाई एच क्रॉस ए प्लस ए डैगर, अब इस एक्सपोनेंशियल माइनस आई एच टी बाई एच क्रॉस को कैट ऑफ 1 पर ऑपरेट कराएंगे तो कैट ऑफ 1 के लिए ये h के प्लेस पे आप रिप्लेस करेंगे 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, एच क्रॉस कैंसिल आउट हो गया तो ये 3 ओमेगा t/2 में कन्वर्ट हो गया, स्टेट कैट ऑफ 1 रहेगा। अब ये जो एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है, अब ये पार्ट और चाहे तो राइट में ऑपरेट करें अब ये फॉर्म को। अब अगर इसी स्टेट का जो आपको मैंने पहले फॉर्म बताया है कि अगर आपको साइट ही नोट करना होता है एक्सपोनेंशियल माइनस आई एच टी बाई एच क्रॉस कैट ऑफ 0, इसका ब्रैकेट चेक करते तो ये आपने फाइंड कर लिया कि ये एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी बाई 2 कैट ऑफ 0 बनेगा। अगर इसी का ब्रैकेट लाएं तो फॉर्म क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल प्लस आई एच टी बाई एच क्रॉस, इसका डैगर अगर फाइंड कर दें तो ये ब्रैकेट और ये टर्म प्लस हो गया, क्योंकि हैमिल्टनियन हर्मिशियन ऑपरेटर है, किधर भी ऑपरेट कर दें उसको रिजल्ट सेम रहेंगे। ओनली जो आईटा पार्ट था उसका डैगर करने से कॉम्प्लेक्स लिक्विड प्लेस हो गया। तो ये चाहे राइट में ऑपरेट करें चाहे मैंने जो अभी फॉर्म बताया उससे लेफ्ट में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पार्ट एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम ओमेगा एस एच, इस पार्ट को मैंने नोट किया ब्रैकेट ऑफ 0 एस एच एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी बाई 2, ये आपको यहाँ पे बता दिया है। और ये एक्सपोनेंशियल माइनस आई 3 ओमेगा टी बाई 2 इस ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट कहीं पे भी आप नोट कर सकते हैं। अब इस ए ऑपरेटर को कैट ऑफ 1 पे ऑपरेट किया तो कैट ऑफ 0 बन गया, और ए डैगर को कैट ऑफ 1 पे ऑपरेट किया तो √2 कैट ऑफ 1 बन गया। अब ये एक्सपोनेंशियल टर्म को आउटर में नोट करेंगे तो एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम ओमेगा एस एच, ये पावर प्लस आई माइनस आई ओमेगा टी बनेगा, प्लस आई ओमेगा टी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस आई 3 ओमेगा टी बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी कंट्रीब्यूट करेगा। अब आप ये रिमेनिंग टर्म पे जाइए, ये 0 0 का ब्रैकेट और √2 0 2 ब्रैकेट, तो 0 2 ब्रैकेट 0 है और 0 0 ब्रैकेट 1 है। तो फॉर्म बना एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम ओमेगा एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी, बट इस ब्रैकेट में आपको मल्टीप्लाई करना है प्लस आई ओमेगा टी, तो फॉर्म आपको पता चल गया है। एक्सपोनेंशियल ये टर्म की वैल्यू फाइंड करना था, यहाँ पे 2 स्टेट आएगा ना सर, लास्ट के सेकंड लाइन, ये टर्म 2 बनेगा। आपको फाइंड करना था एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी ब्रैकेट ऑफ 0 एक्स टी, जहां पे x0 कैट ऑफ 0, इसमें आपने ब्रैकेट फाइंड कर लिया, ये टर्म की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो h क्रॉस बाई ट्वाइस ओमेगा बनेगा। इन यूनिट्स ऑफ h क्रॉस बाई ट्वाइस ओमेगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर 1 है, तो आंसर की में चेक कर लीजिए, आंसर 1 दिया होगा। ठीक है, यही सेम प्रॉब्लम को आप अगर ये नोटेशन पे चले जाएं इस xt पे, ठीक है, इस xt ऑपरेटर को श्रोडिंगर
के कॉरस्पॉन्डिंग साई टी स्टेट में एक्स ऑपरेटर का एक्शन अगर चेक कर लें तो उससे भी कंप्लीट हो जाता है, रिजल्ट तब भी सेम आता है अगर इस पार्ट को हम फाइंड करने लगे। दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टर्म। तो एक्स टी को पोजीशन पार्ट में कंपेयर कर लेंगे, या जितने आपने श्रोडिंगर पिक्चर में किए हाइजेन पिक्चर में कर सकते हैं, सेम आएंगे रिजल्ट। एक प्रॉब्लम और आपको मैं रेफरेंस देता हूं जो आपने सॉल्व किया होगा पहले, पेज नंबर 47 पे 11, जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गया है। 47 पे 11 एक बार जस्ट स्टेटमेंट को चेक कर लीजिए। स्टेटमेंट कंफर्म हुआ? यहाँ पे आपको एक्स टी टी टाइम पे पोजीशन ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन पूछा था, मैंने आपको पिक्चर का हिंट नहीं दिया, जो श्रोडिंगर पिक्चर के स्टेप्स थे वो फॉलो कर दिए। यहाँ पे अगर इस टर्म का एक्सपेक्टेशन फाइंड करें तो सेम ही तो रहेगा, ये टर्म का एक्सपेक्टेशन फाइंड करें, चेक कर लीजिए। अगर एक्सपोनेंशियल आई एच टी बाई एच क्रॉस को साई पे ब्रैकेट ऑफ साई पे ऑपरेट करेंगे तो ये साई टी ब्रैकेट तो बनेगा, और इसको आप कंपेयर करें एक्सपोनेंशियल माइनस आई एच टी बाई एच क्रॉस साई जीरो पे ऑपरेट साई पे ऑपरेट करेंगे तो ये साई टी बनेगा कैट वेक्टर। तो यही तो स्टेप वहां पे फॉलो किए थे आपने, साई टी एक्स साई टी, तो दोनों टर्म सेम आएंगे। जब भी किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर के टी टाइम पे एक्सपेक्टेशन पूछा होगा, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर पिक्चर के ये रिजल्ट हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो बाकी कुछ क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चंस बचे होंगे वो आप ट्राई कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सम प्रॉब्लम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में होगा, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा डिस्कस करने के बाद वो कंप्लीट करेंगे। अभी सिर्फ वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मल्टी डायमेंशनल का, उन प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे हिंट करेंगे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होंगी। पोटेंशियल एक्स वाई या एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। तो मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरली पोटेंशियल को अगर मैं 3 डायमेंशन एज्यूम करूं, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 1 डायमेंशन वाले आपने सॉल्व कर लिए हैं, तो v फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड बनेगा। इसी को समटाइम आप v फंक्शन ऑफ वेक्टर आर भी लिख सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस में आपको साई या पोटेंशियल ऐसा हो सकता है कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में दिए हों, एक्स वाई जेड में गिवन होके आर थीटा फाई में दिए हों, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इजी वे में सॉल्व करने के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम के कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे जो एंगुलर मोमेंटम के बाद डिस्कस करेंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल पोटेंशियल, अगर यहाँ पे हम मल्टी डायमेंशन में 3 डायमेंशन का पार्ट ले रहे हैं तो उन्हीं स्टेप्स को फिर 2 डायमेंशन के लिए एक वेरिएबल को एक्सक्लूड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मेथड यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे 1 डायमेंशन के रिजल्ट 3 डायमेंशन के लिए यूज करने हैं, तो इसी तरह से आप 2 डायमेंशन के लिए भी आप उसको यूज कर लेंगे। तो 3 डायमेंशन में श्रोडिंगर इक्वेशन अगर आप नोट करेंगे तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम d2 बाई डी एक्स यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि मोर देन 1 वेरिएबल है। डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर। जो आपका लाप्लासियन ऑपरेटर था डेल 2 जो काइनेटिक एनर्जी में आएगा, तो आप पार्शियल डेरिवेटिव्स में पढ़े होंगे। 1 डायमेंशन में आप वो चाहे पार्शियल करें चाहे परफेक्ट करें, क्योंकि 1 वेरिएबल था, आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। मल्टी डायमेंशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डेल 2 साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड प्लस पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि पोटेंशियल में टाइम बिहेवियर नहीं है।
साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। और आपको यहाँ पे फिर से सिस्टम के रिगार्डिंग 3 डायमेंशनल केस में, मल्टी डायमेंशन केस में वो एनर्जी आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस फाइंड करने हैं, तो पोटेंशियल टाइम से इंडिपेंडेंट होगा तभी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर्म, ये फॉर्म पढ़ेंगे, या आप del 2 साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड प्लस ट्वाइस एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। दोनों फॉर्म श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए हैं, 3 डायमेंशनल पोटेंशियल के लिए। यहाँ पे हैमिल्टनियन ऑपरेटर है लेफ्ट में, राइट में एनर्जी, और इसको एडजस्ट किया हुआ है लैप्लासियन ऑपरेटर फॉर्म के लिए। अब यहाँ पे सम प्रॉब्लम्स जो पोटेंशियल के लिए कुछ कंडीशन फुलफिल होगा, आप 1 डायमेंशन वाले रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, बट ऑल प्रॉब्लम्स के लिए यूज नहीं कर सकते। किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज करेंगे, तो उसके लिए पोटेंशियल पे कंडीशन है, इफ पोटेंशियल can be written in terms of sum of 3 individual potential। वहां पे एक्स वाई जेड की कहीं म्यूचुअल डिपेंडेंसी नहीं है, या तो पोटेंशियल टोटली कांस्टेंट है तब भी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, या पोटेंशियल 3 इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम है। v फंक्शन ऑफ x means this is independent of y and z, depends only on position और constant। जनरली मैंने पोजीशन का फंक्शन लिखा है x का। this term depends only on y और constant, this term depends only on z और constant। कहीं पे म्यूचुअल डिपेंडेंसी अगर नहीं है तो यहाँ पे जो इस पोटेंशियल का इफेक्ट आएगा, जब पार्टिकल x डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा, उसमें y और z वाले पोटेंशियल का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल फॉर वैल्यू ऑफ x will be independent of y and z। तो x, y और z के कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल के मेजरमेंट का इवेंट है वो इंडिपेंडेंट बनेगा। x वाले केस को जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो y और z से इंडिपेंडेंट आएगा, y वाले को पार्ट को जब स्टडी कर रहे होंगे तो x और z से इंडिपेंडेंट आएगा। ऐसा आप जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, आप प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। इंडिविजुअल पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड किया और टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा तभी हो सकता है जब आप वेव फंक्शन में इंडिविजुअल वेव फंक्शन का प्रोडक्ट लिख रहे हो। ठीक है, ये कंफर्म भी करेंगे अभी। ये तो मैंने आपको अप्रोच से बता दिया कि आप मैथमेटिक्स में जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी एडिटिव लेते हैं तो वहाँ सुपरपोजिशन आता है, और जब इंडिपेंडेंट लेते हैं इवेंट तो वहां पे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेटिव आता है। इसी से आपको कंफर्म हुआ कि जब टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम फाइंड करेंगे तो ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्रोडक्ट आएगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप वेव फंक्शन को प्रोडक्ट में लिख रहे हो। अब ये जो हमने एजम्पशन लिया है वो करेक्ट है कि नहीं, वो यहाँ पे सम स्टेप्स फॉलो करके कंफर्म करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आपको उस टाइम पे कंडीशन भी बताया होगा जब वेव फंक्शन में पोजीशन और टाइम वेरिएबल को सेपरेट कर रहे थे। बट यहाँ पे टाइम पार्ट नहीं है, वेरिएबल मोर देन 1 वेरिएबल है पोजीशन के रिगार्डिंग। तो पोजीशन में x, y और z वेरिएबल अगर सेपरेट हो जाएंगे बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड तो हमारा ये एजम्पशन करेक्ट है। वो ऐसा तभी हो सकता है जब म्यूचुअल डिपेंडेंसी ना आ रहा हो, बट अगर ऐसा सेपरेबल नहीं हुआ तो ये एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड फॉलो करने के लिए यहाँ पे सम स्टेप्स फॉलो करेंगे। इस इक्वेशन में पोटेंशियल का ये फॉर्म प्लेस करें और वेव फंक्शन का ये फॉर्म प्लेस करें। या तो इस फॉर्म में प्लेस कर दें या इस फॉर्म में प्लेस करें, किसी में भी आप कर सकते हैं। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस है del 2 बाई del x स्क्वायर प्लस del 2 बाई del y स्क्वायर प्लस del 2 बाई del z स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ x
साई फंक्शन ऑफ वाई साई फंक्शन ऑफ जेड प्लस वी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वी फंक्शन ऑफ वाई प्लस वी फंक्शन ऑफ जेड साई फंक्शन ऑफ एक्स साई फंक्शन ऑफ वाई साई फंक्शन ऑफ जेड इज इक्वल टू ई साई फंक्शन ऑफ एक्स साई फंक्शन ऑफ वाई साई फंक्शन ऑफ जेड। ये श्रोडिंगर इक्वेशन में मैंने पोटेंशियल फॉर्म और वेव फंक्शन फॉर्म को रिप्लेस कर दिया। अब आप यहाँ पे कंपेयर करिए, ये ऑपरेटर पोजीशन में एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे वाई और जेड डिपेंडेंसी नहीं है। जब इस टोटल वेव फंक्शन पे आप इसको ऑपरेट करेंगे तो साई फंक्शन ऑफ वाई एंड साई फंक्शन ऑफ जेड एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो इस ऑपरेटर के लेफ्ट में उसको आप नोट कर सकते हैं। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, साई वाई कांस्टेंट है, साई जेड कांस्टेंट है, तो ये मैंने लेफ्ट में नोट कर दिया। बट जो साई एक्स है वो जब तक आपको साई एक्स का फॉर्म नहीं पता होगा तब तक आप इसको डिफरेंशियल का रिजल्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए एस एच फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेगा। आपको ये ऑपरेट करना पड़ेगा ऑपरेटर। बट जो सेकेंड टर्म है, सिमिलर अप्रोच, यहाँ पे वाई डिपेंडेंट टर्म पे ऑपरेट होगा, एक्स और जेड डिपेंडेंट टर्म कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो साई एक्स और साई जेड को आप लेफ्ट में नोट कर सकते हैं, बट साई वाई को आप लेफ्ट में नोट नहीं कर सकते। थर्ड टर्म के लिए साई एक्स और साई वाई कांस्टेंट ट्रीट होंगे, जेड डिपेंडेंट टर्म को आप लेफ्ट में नहीं नोट कर सकते, राइट में वो ऐसा प्रेजेंट रहेगा। जो पोटेंशियल फॉर्म यहाँ पे है, वो पोटेंशियल का नेचर आपको बताया कि मल्टीप्लिकेटिव नेचर होता है, वो ऐसे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप इंडिविजुअल टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं चाहे टोटल पार्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। साई एक्स साई वाई एंड साई जेड, ये मैंने 3 टर्म्स ऐसे मल्टीप्लाई कर दी। और राइट साइड में फिर से ई जो टर्म है वो स्केलर है, कांस्टेंट है, तो साई एक्स साई वाई साई जेड जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप में इस टोटल वेव फंक्शन से साई एक्स साई वाई साई जेड के प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, ये एस एच आउटर में है। देखो अभी एक टर्म को यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ पॉइंट यहीं पे हिंट कर रहा हूँ। जब टोटल वेव फंक्शन से डिवाइड करेंगे ऑल टर्म्स में तो ये फॉर्म बनाएगा। मैंने फर्स्ट में डिवाइड कर दिया, बाकी में अभी डिवाइड करेंगे। तो चेक करिए, साई वाई साई जेड तो कैंसिल आउट हो गए, बट आप साई एक्स को कैंसिल नहीं कर सकते। जब तक ये फॉर्म सिंप्लीफाई नहीं होगा आपको नहीं पता कि ये फॉर्म किस फॉर्म में एडजस्ट होगा। इसलिए जो फर्स्ट टर्म है, जब टोटल वेव फंक्शन से डिवाइड किया तो 1 साई एक्स डेल 2 साई एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म बनेगा डिवाइड करके। ऐसे ही सिमिलर अप्रोच से आप बाकी टर्म को नोट कर लेंगे। तो सेकेंड टर्म में आप साई वाई को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, वो साई वाई एस एच प्रेजेंट रहेगा, साई एक्स और साई जेड कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलर अप्रोच थर्ड टर्म के लिए, यहाँ पे साई जेड कैंसिल नहीं होगा, साई एक्स साई वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर टर्म था वो these फॉर्म बनेंगे। बट पोटेंशियल का नेचर मल्टीप्लिकेटिव है, तो ये टर्म मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये टर्म जब डिवाइड करेंगे तो ऐसा कैंसिल कर सकते हैं। तो वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड। और राइट साइड के लिए जब डिवाइड किया तो कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगा ई। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है, लेफ्ट साइड में सिर्फ सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट रखिए, एक्स वेरिएबल। बाकी जो वाई और जेड डिपेंडेंट टर्म है उसको इक्वेशन के राइट में नोट कर दीजिए। मैंने ये टर्म को सेम रखा, एक्स डिपेंडेंट टर्म, और ये वी एक्स यहाँ से एक्स डिपेंडेंट टर्म लेफ्ट में रख लिए। बाकी किसी और टर्म में एक्स डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये ई और ये फॉर्म को ई माइनस वी फंक्शन ऑफ वाई माइनस वी फंक्शन ऑफ जेड, एक तो ये फॉर्म बनेगा।
और यहाँ से प्लस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम 1 अपॉन साई वाई डेल टू साई वाई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साई जेड डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर ऑफ साई जेड, ये फॉर्म बनेंगे। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करिए, यहाँ पे इक्वलिटी साइन है और इक्वलिटी के लेफ्ट में सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स वेरिएबल है, और राइट में वाई और जेड वेरिएबल्स हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये बोथ टर्म्स बोथ साइड सेपरेटली सम कांस्टेंट के इक्वल हों। ये स्टेप सभी को क्लियर हो गया? ये जस्ट स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, सिमिलर अप्रोच सिमिलर पॉइंट्स आपको मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करके पोजीशन और टाइम वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए यूज किया है। जहां पे आपको इक्वेशन, आपको शायद स्टेशनरी स्टेट का मैंने कंसेप्ट बताया होगा कि टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में डिफरेंस बताया होगा। दैट टाइम पे आपको ये सिमिलर मेथड मैंने अप्लाई किया है, बस ओनली कोऑर्डिनेट्स के नोटेशंस चेंज हो रहे हैं। अब की बार पोजीशन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड नोटेशन है, वहां पे पोजीशन के लिए आर और टाइम वेरिएबल था। तो ये लेफ्ट साइड में पोजीशन डिपेंडेंसी में एक्स कोऑर्डिनेट है और राइट साइड में सम कांस्टेंट भी हैं और वाई और जेड डिपेंडेंसी है। तो ये इक्वेशन तभी इक्वल फॉलो हो सकता है जब लेफ्ट साइड और राइट साइड सेपरेटली सम कांस्टेंट के इक्वल हो। तो मैंने लेफ्ट साइड में जो नोटेशन है, लेफ्ट साइड को किसी कांस्टेंट के इक्वल कर दिया, डेल टू साई एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इज इक्वल टू, ये पार्ट पे जाइए, ये एनर्जी यूनिट है, ये राइट साइड में भी जो टर्म थे सब एनर्जी यूनिट में है। तो आप एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग एक नोटेशन कांस्टेंट के लिए एक नोटेशन यूज करेंगे, बट यहाँ पे अगर मैं टोटल एनर्जी नोटेशन लिख लेता तो ये इस एनर्जी में सारा कंडीशन नहीं आया, अभी वाई और जेड का भी कंडीशन है। तो ये जो टर्म्स होंगे यहाँ पे टोटल एनर्जी से अगर वाई और जेड का कंडीशन यहाँ पे डिफरेंस कर दें तो सिर्फ एनर्जी में किसका कंडीशन बचेगा, एक्स कंपोनेंट का कंडीशन। तो ये एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, मैंने एक्स ई को एक्स का फंक्शन नहीं लिखा, इस सफिक्स में एक्स इसलिए लिखा कि ये एनर्जी में वो कंडीशन आएगा जो एक्स डायरेक्शन का कंडीशन है और ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है, ना तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा और ना ही पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। अब ये इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं। दिस इक्वेशन टेक्स द फॉर्म माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ साई एक्स प्लस वी एक्स साई एक्स is equal to ex psi x. So this is the Schrodinger equation corresponding to x direction. चाहे ये फॉर्म कंपेयर कर लें, चाहे इसी पार्ट को आप लाइक दिस नोट कर सकते थे, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ साई एक्स प्लस ट्वाइस एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई एक्स माइनस वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन के इक्विवेलेंट है फॉर एक्स डायरेक्शन। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? सर इसमें एक बार ये बता दीजिए, हमने इसको EX कैसे लिखा है? मतलब ये तो Y पे भी डिपेंड है, Z पे भी डिपेंड है जो पोटेंशियल है। मैंने इस टोटल को SHEX नहीं लिखा, मैंने आपको अभी एक स्टेटमेंट बोला कि इसका लेफ्ट साइड एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है और राइट साइड वाई और जेड पे डिपेंडेंट है, तो ये बोथ टर्म सेपरेटली सम कांस्टेंट के इक्वल आएंगे। हाँ जी सर। तो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जब इस एनर्जी से वाई और जेड का कंडीशन हटा देंगे तो किसका कंडीशन बचेगा इस एनर्जी में? एक्स का ओनली। एक्स का। तो ये जो राइट साइड में ई नोटेशन है, ये थ्री कांस्टेंट के सम के इक्वल है। तो उसमें से टू पार्ट का कांस्टेंट का कंडीशन हटा दिया तो सिर्फ एक ही कंडीशन तो बचेगा। यस सर। तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट करने के लिए कि इसमें सिर्फ कंडीशन एक्स का आएगा इस कांस्टेंट में, वो एक्स सफिक्स में लिख दिया, बट राइट में लिख दिया मैंने कि ये कांस्टेंट है। हाँ जी सर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको यहाँ पे वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन डिपेंड्स ऑन पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स, ये कंफर्म हो गया। अब फिर से इसी इक्वेशन पे आइए, इसी इक्वेशन पे। ठीक है, इसी को मैंने रेफरेंस लिया है, चाहे तो इसको मैंने फिर से बॉक्स में नोट कर दिया। अब इसका लेफ्ट साइड EX है
अभी आपको मैंने यहाँ पे सेपरेट करके बताया कि x वाला पार्ट सेपरेट हो गया। अब आपको यहाँ पे चेक करिए, इस नोटेशन में ये टर्म EX है। अब यहाँ से y वाला पार्ट लेफ्ट में ले आइए और EX को भी फिर राइट में ले जाइए। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डेल 1 अपॉन साई वाई डेल 2 साई वाई बाई डेल वाई स्क्वायर। देखो ये जो टर्म था माइनस था, मैंने ये टर्म को लेफ्ट में नोट कर लिया, तो ये प्लस है यहाँ पे, तो ये माइनस बन गया। ठीक है, अब ये जो टर्म था, ये टर्म को मैंने EX लिखा है। अब इस EX को मैंने राइट में इंक्लूड कर लिया, बाकी सारे टर्म राइट में जाएंगे। तो E माइनस EX माइनस VZ प्लस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम 1 अपॉन साई जेड डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर ऑफ साई जेड। अब फिर से इस इक्वेशन पे आइए। इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक सिंगल कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, y कोऑर्डिनेट पे, और राइट साइड में सम कांस्टेंट है और z डिपेंडेंसी है। तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये सेपरेटली किसी कांस्टेंट के इक्वल हो बोथ साइड। और जैसे ही मैंने ये पार्ट को किसी न्यू कांस्टेंट, क्योंकि सबका कंडीशन सेम नहीं आएगा, इसलिए कांस्टेंट में भी डिफरेंस शो करने के लिए ये सफिक्स में मैं नोटेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सर VY भी होगा ना यहाँ पे? VY भी छूट गया है, वो छूट गया VY। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ ये पार्ट को, VY प्लस VY। अब करेक्ट है। तो ये इक्वेशन फॉर्म पे जाइए तो फिर से आपको ये कंफर्म होगा, दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर y कंपोनेंट ऑफ पोजीशन। अगर ये ऑपरेटर पे जाएं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस हम डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर फॉर y डायरेक्शन, प्लस Vy साई y इज इक्वल टू Ey साई y। और राइट साइड में जो Ey है वो एनर्जी कंडीशन है y डायरेक्शन के लिए। तो ये फॉर्म को कंपेयर करें, तो दिस इज वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर y डायरेक्शन। या इसी को आप इस फॉर्म में कंपेयर कर लीजिए, डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर ऑफ साई y प्लस ट्वाइस m बाई एच क्रॉस स्क्वायर Ey माइनस v फंक्शन ऑफ y साई y इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपको श्रोडिंगर इक्वेशन y डायरेक्शन के लिए है। अब अगर फिर से इस इक्वेशन पे आइए, इस इक्वेशन पे ये टर्म आपने Ey नोट कर दिया। अब यहां से जो z डिपेंडेंट टर्म है इसको लेफ्ट में नोट कर लीजिए, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम 1 अपॉन साई जेड डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर ऑफ साई जेड प्लस वी जेड E माइनस EX माइनस EY। अब आप ये चेक कर सकते हैं, ये टर्म अब कांस्टेंट है, ये टर्म z डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये टर्म भी सेपरेटली कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो इस पर्टिकुलर टर्म के लिए एक फिर से न्यू नोटेशन कांस्टेंट के लिए यूज करेंगे। जो 3 कांस्टेंट्स हैं उनको डिफरेंस करने के लिए डिफरेंट नोटेशन से मैंने यूज किया है EZ। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करिए तो फिर से आपको वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर z कोऑर्डिनेट कंफर्म हो गया। तो जो 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन था वो 3 इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन में रिड्यूस हो गया। This is the Schrodinger equation for z component, one dimensional Schrodinger equation, one coordinate है यहाँ पे पोजीशन का, one partial डेरिवेटिव है पोजीशन के रेस्पेक्ट में, डबल डेरिवेटिव। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो लाइक दिस फॉर्म नोट कर सकते थे, डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर ऑफ साई जेड प्लस ट्वाइस m बाई एच क्रॉस स्क्वायर EZ माइनस VZ
psi z is equal to 0. तो for potential condition, this condition, अब आप चेक करिए, आपने ये स्टेप्स फॉलो किया, एजम्पशन लिया था कि वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, तो इंडिविजुअल वेरिएबल आप चेक कर लीजिए सेपरेट हो गए। 3 इक्वेशंस, यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे सिर्फ y कोऑर्डिनेट है, और जो भी थर्ड इक्वेशन लिखा वहां पे सिर्फ z कोऑर्डिनेट है। तो वेव फंक्शन में वेरिएबल सेपरेट हो गए। जब इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इस इक्वेशन का, तो सिर्फ इस सॉल्यूशन में x कंपोनेंट आएगा, y और z नहीं आएगा। इस इक्वेशन में सिर्फ साई y में सिर्फ y डिपेंडेंसी होगी, x और z डिपेंडेंसी नहीं होगी, और इस इक्वेशन में सिर्फ z डिपेंडेंसी होगी, x और y डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करके श्रोडिंगर इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स सेपरेट होके 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू 3 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। और इंडिविजुअल 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशंस आप जो अपने 1 डायमेंशनल फॉर्म पढ़े हैं पोटेंशियल के, उनसे आप यूज कर सकते हैं। तो आपको मैंने ये मैथमेटिक्स बता के आपको ये सजेस्ट कर दिया कि अगर पोटेंशियल पे ये कंडीशन फुलफिल होता है, ये कंडीशन, तो वेव फंक्शन में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 1 डायमेंशनल वेव फंक्शंस का, और एनर्जी में आपको अभी ये कंफर्म किया कि 3 कांस्टेंट नोटेशन का सम आ रहा था। एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन की एनर्जी को ऐड कर देंगे तो सिस्टम की टोटल एनर्जी पता चल जाएगा। तो आपको जो मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल के कंसेप्ट्स हैं वो फिर से श्रोडिंगर इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पोटेंशियल पे कंडीशन चेक कर लें कि पोटेंशियल इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम है या पोटेंशियल कोई एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है और अनदर डायरेक्शन के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट है या ऑल डायरेक्शन के लिए कांस्टेंट है, तब ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो मैंने कंडीशन बताया, इफ V इज द सम ऑफ 3 इंडिपेंडेंट पोटेंशियल, जो मैथमेटिक्स था वो डिस्कस कर दिया, बट इसी फर्स्ट केस के लिए अब आपको सिर्फ जस्ट ये कंडीशन पता होना चाहिए कि अगर पोटेंशियल 3 इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम है या पोटेंशियल ऑल कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट है या किसी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट है या 2 से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, टोटली कांस्टेंट हो या कोई, जस्ट ये है कि ये कंडीशन कब फुलफिल हो सकता है, या तो पोटेंशियल 1 और 2 और 3 डायरेक्शन के लिए कांस्टेंट हो जाए, कहीं पे एक्स वाई जेड का म्यूचुअल डिपेंडेंसी ना रहे। तो इस केस में वेव फंक्शन फाइंड करने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को फिर से सॉल्व नहीं करना है। आपने जो 1 डायमेंशन के लिए रिजल्ट पढ़े हैं, जो फॉर्म पढ़े हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल फॉर्म को कंपेयर करके वेव फंक्शन के फॉर्म में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट रिप्लेस करके मल्टीप्लाई करना है उनके, और एनर्जी में इंडिविजुअल डायरेक्शन की एनर्जी एक्सप्रेशंस आपने 1 डायमेंशन में पढ़े हुए हैं, उन एनर्जीज को ऐड करना है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको मैंने, बाकी जो मैथमेटिक्स था उसको रिलेट करने के लिए ये 3 पॉइंट्स के लिए मैंने हिंट किया है। वो रीजन भी पता होना चाहिए कि जब पोटेंशियल इंडिविजुअल डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, म्यूचुअल डिपेंडेंसी नहीं है, तो कहीं प्रोबेबिलिटी में म्यूचुअल डिपेंडेंसी नहीं आएगा। एक्स वाई जेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो अनदर कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट रहेंगी, और इंडिपेंडेंट केस में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेटिव होता है। सेपरेटली आप एक्स का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, वाई का, जेड का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, तो वेव फंक्शन में प्रोडक्ट करेंगे तभी वो कंडीशन फुलफिल होगा, ठीक है, और एनर्जी एडिटिव आएगा। बट अगर कहीं पोटेंशियल में म्यूचुअल डिपेंडेंसी होता, तब उस पॉइंट में जो काइनेटिक एनर्जी है नॉन रिलेटिव केस में, मैं फिर से एक पॉइंट को और हिंट कर दे रहा हूँ, एच को आपने नोट किया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और साई पे ऑपरेट कर दिया, या सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग आपने रिजल्ट फाइंड कर लिए। तो ये टर्म को आप चेक कर सकते हैं, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर एक्स डायरेक्शन, और डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर यहाँ पे इंक्लूड करेंगे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम में, तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर वाई डायरेक्शन, और डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी फॉर जेड डायरेक्शन। तो ये काइनेटिक एनर्जी को आप इंडिविजुअल डायरेक्शन की काइनेटिक एनर्जी का सम लिख सकते हैं। बट जब पोटेंशियल में कहीं पे अगर ये सेपरेट आपने इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को नोट किया हुआ है, तो आप चेक करिए इस हैमिल्टोनियन में आप ये टर्म सेपरेट कर सकते थे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स, दिस इज द हैमिल्टोनियन फॉर एक्स डायरेक्शन, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस वी वाई, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम
del 2 बाई del z स्क्वायर प्लस वी जेड। तो ये इसको आप नोट कर सकते थे एच एक्स, इसको एच वाई और इसको एच जेड। तो एनर्जी ई एक्स ई वाई ई जेड आप नोट कर ले रहे हैं। बट अगर पोटेंशियल में एक टर्म और एक्स्ट्रा आता है यहाँ पे, मैं इसको नोट कर दूं सम फॉर्म इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ पोटेंशियल एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। अब आप ये बताइए इस पोटेंशियल को आप एक्स के साथ नोट करेंगे या वाई के साथ नोट करेंगे? अगर नोट नहीं करेंगे तो एक टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा। तो क्या ये इंडिविजुअल एनर्जी का सम एनर्जी से मैच किया? ये टर्म यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। अब इसका रिजल्ट क्या है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो जिनमें म्यूचुअल डिपेंडेंसी होगी प्रॉब्लम्स में, वो आप इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ जो भी मैंने हिंट किया कि काइनेटिक एनर्जी तो इंडिविजुअल डायरेक्शन का सम लिख सकते हैं हमेशा, बट जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको जब म्यूचुअल डिपेंडेंसी होगा तो उसमें जो म्यूचुअल डिपेंडेंट टर्म है वो उसको एक्स के साथ लिखेंगे, वाई के साथ लिखेंगे या जेड के साथ लिखेंगे? किसके साथ लिखेंगे? अगर नहीं लिख सकते तो एनर्जी भी ई एक्स ई वाई ई जेड का सम नोट नहीं कर सकते, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन आएगा जिसका सॉल्यूशन आपको, जिसका फॉर्म नहीं पता है। क्लियर हो गया? तो कैसे आपको ये कंफर्म किया मैंने, वो हिंट हो गया कि क्यों यहाँ पे एनर्जी एडिटिव हो जाता है और वेव फंक्शन क्यों हम मल्टीप्लिकेटिव ले रहे हैं। बट अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा होगा तब जो मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं फिर आपको कोई और मेथड आगे अप्रोक्सीमेशन मेथड से या किसी अनदर पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। ओनली दोज प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे जिनमें ये कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा। जहाँ रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम वन डायमेंशन वाले रिजल्ट को फिर से अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर पोटेंशियल में कोई एक्स्ट्रा टर्म है, म्यूचुअल डिपेंडेंसी है, इसको आप इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम नोट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू म्यूचुअल डिपेंडेंसी टर्म, तब आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अगर आप अप्लाई करेंगे तो जब म्यूचुअल डिपेंडेंट टर्म होगा वो एक्स या वाई या जेड जिस पे भी म्यूचुअल डिपेंडेंसी है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। और जब एक्स के साथ वाई है तो वो वाई वाले पोटेंशियल से भी एक्स की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी, वाई वाली प्रोबेबिलिटी एक्स से अफेक्टेड हो जाएगी जहां म्यूचुअल डिपेंडेंट टर्म होगा। तब आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। जब नहीं कर सकते तो वेव फंक्शन में प्रोडक्ट नहीं आएगा। आपने मैथमेटिक्स में सम इवेंट्स पढ़े होंगे, म्यूचुअल प्योरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वहां प्रोबेबिलिटी एडिटिव आता है, प्योरली इंडिपेंडेंट वहां मल्टीप्लिकेटिव आता है। जब आपको सम टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है और वहां इंडिपेंडेंट में है और सम डिपेंडेंट टर्म आते हैं तो प्रोबेबिलिटी के एक्सप्रेशन को आप इंटरसेक्शन और यूनियन टर्म से वहां पे प्लस और माइनस करके फाइंड करते हैं। ओनली ये टर्म नोट नहीं करते वहां पे कि P1 अगर 2 इवेंट हैं तो P1 प्लस P2 या P1 P2 नोट नहीं करते, यही 2 टर्म नहीं आते हैं। ये सिर्फ तब है जब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बट अगर वहां पे कॉमन प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट भी हो तो आपने एक्सप्रेशन में मॉडिफिकेशन किया होगा, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन और यूनियन वाला टर्म प्लस और माइनस भी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो इसलिए आता है क्योंकि वहां पे टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, टोटली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो आपने पहले एक्सक्लूसिव का कंडीशन निकाल लिया, इंडिपेंडेंट का निकाल लिया, फिर कॉमन वाले पार्ट के लिए आपने यूनियन इंटरसेक्शन वाले पार्ट को प्लस और माइनस किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए यहाँ पे जब पोटेंशियल इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम नहीं होगा तो वेव फंक्शन में आप फिर से स्टेप्स अगर फॉलो कर लें, अगर ये अजम्पशन मान भी लेते कि ये प्रोडक्ट में आप नोट कर सकते हैं, तो दीज स्टेप्स में जब ये इक्वेशन फॉर्म नोट करते तो Vx के साथ यहाँ पे एक और टर्म x डिपेंडेंट आता Vxy, चाहे उसको लेफ्ट में नोट करते चाहे राइट में नोट करते, तो टोटली वेरिएबल सेपरेट नहीं होते। तो जो आपका एजम्पशन था कि आप वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करके वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। और जब रॉन्ग होगा तो ये जो एजम्पशन है वो रॉन्ग रहेगा। और जब रॉन्ग होगा तो एनर्जी भी और इंडिविजुअल एनर्जी का सम आप नोट नहीं कर सकते हैं, अभी हैमिल्टन फॉर्म से कंपेयर करके मैंने बताया। तो जब ये सेकंड कंडीशन होगा उसके लिए आपको आगे मेथड पढ़ाएंगे तब वो फुलफिल, तब आप सॉल्व कर पाएंगे उस तरह के प्रॉब्लम्स। यहाँ पे सिर्फ दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा। ठीक है,
और जो वन डायमेंशनल वाले रिजल्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कराया है, ठीक है, उनमें आपके जो डाउट्स थे मैंने एलिमिनेट करने के लिए पॉइंट्स हिंट किए, आप लोगों ने कंफर्म भी किया कि अब कोई डाउट नहीं है। अब उन वन डायमेंशनल वाले रिजल्ट पे फिर से डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए, वो आपको कॉन्फिडेंटली और करेक्टली अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस लेते हैं, इनफाइनाइट 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। इनफाइनाइट 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। ब्रेक का टाइम हो गया, बाकी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। हेलो सर। हाँ जी, सर स्लाइड नंबर 7। सर मेरा 1-2 क्लास मिस हो गया था, तो सर मुझे ये वाला टर्म नहीं समझ आता है, वो लास्ट से फर्स्ट 0 कैट ब्रैकेट ऑफ √2 वो वाला। आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला क्लास नहीं किया था, नहीं, ये क्या है? नहीं। ये एक्शंस जब डिस्कस किए थे, ये नहीं पता? सर ये फर्स्ट वाला तो √2 n-1, हाँ। √n(n-1), और ये जो ए डैगर है, ये सब ड्राइव कराए हुए हैं मैंने, हाँ ये n+1 होगा। ये n+1, हाँ। और ये होता है n कैट ऑफ n, और इसी के साथ ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन, ये क्रॉनिकल डेल्टा mn बनता है। सेम होगा तो 1 और डिफरेंट होगा तो 0। तो यही पॉइंट्स जस्ट आपको यहाँ पे मैंने यूज किए हैं। अब आप ये स्टेप पे जाइए, ये कैट ऑफ 1 पे ए को ऑपरेट किया, तो ये स्क्वायर रूट 1 1 हो गया, कैट ऑफ 0, ठीक है। हाँ। और जब ए डैगर को कैट ऑफ 1 पे ऑपरेट करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 कैट ऑफ 2। सर ये नहीं समझ आया। n की वैल्यू 1 कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में, 1 + 1 क्या बनेगा? 2। हाँ अब समझ आ गया सर। ठीक है। जी सर। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट बनेंगे, एक 0 और 0 ब्रैकेट, और एक √2 0 2 ब्रैकेट। ये इंडिसेस डिफरेंट हैं तो ये 0, ये इंडिसेस सेम है तो ये 1। ठीक है, बाकी कंप्लीट हो जाएगा। जी थैंक यू सर। स्लाइड नंबर 5। एक सेकंड वेट। ओके। स्लाइड नंबर 5। यस सर। हाँ जी सर इसमें क्वेश्चन में ऐसा कहीं गिवन नहीं है कि मैक्सिमम बाउंड स्टेट फाइंड करनी है। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m confined in infinite potential value of width a, what is the number of bound state? बताइए। फाइनाइट। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में फाइनाइट आता है? सर एक मिनट रिपीट करना दोबारा। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m confined in infinite potential value of width a। ओके। कितना आएगा? इनफाइनाइट बोलो। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए सर। हाँ, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए कितनी बाउंड स्टेट बताई? सर इनफाइनाइट होंगी। इनफाइनाइट आई, वो मैक्सिमम नंबर ही तो है इनफाइनाइट। यस सर। आपको ये थोड़ी पता कि श्योरली इतनी ही होंगी, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। कितनी वैल्यूज है मैक्सिमम? इनफाइनाइट है ना। ओके। हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स 10 है ना। यस सर। ठीक है,
ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब मैक्सिमम निकालते हैं। हाँ जी। सर स्लाइड नंबर 4 लिखा है। सर आप जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया है हाँ स्टार्टिंग जी। में, उसमें एक चीज नहीं समझ में आ रहा है। जी ये जो सर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2, ये फिर नीचे आके e पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 कैसे हो गया? तो कैंसिल आउट होगा ना कहाँ पे कह रहे हैं? सर? फोर्थ स्टेप इस पे, इससे या उससे पहले वाले पे? किधर सर? जो वहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन किया है, इस पे या इससे ऊपर वाले पे? हाँ ऊपर वाले पे। यहाँ पे हाँ सर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 कैसे ये आएगा? टर्म इससे कंपेयर करिए, ये दोनों टर्म आ गए। कैंसिल करना होता तो हम ऐड और माइनस ही क्यों करते? ये 3 टर्म को यहाँ से चेक करिए, ये लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा इसको लिखने के लिए सर। हाँ जी। अच्छा और ये ओके। टर्म एज सच मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये मल्टीप्लाई में सब आगे कंटिन्यू हुआ है। ठीक है। सर जैसे आपने बताया श्रोडिंगर पिक्चर में साइन नॉट मतलब जो स्टेट होती है उसका टाइम इवोल्यूशन हो जाता है और ऑपरेटर सेम रहता है। हाँ जी। सेम है ऑपरेटर सेम क्या, जो डेफिनेशंस पढ़े हैं ऑपरेटर के वो श्रोडिंगर पिक्चर में ही पढ़े हैं आप। हार्मोनी और हाइड्रोजन, ऑपरेटर टाइम इंडिपेंडेंट रहता है। हाँ जी। ऐसे ही हाइजेनबर्ग पिक्चर में ऑपरेटर टाइम डिपेंडेंट रहता है और ऑपरेटर के लिए ये फॉर्म प्लेस करेंगे जो आपने लिखी है ब्रैकेट में। हाँ जी। सर ऐसे इंटरेक्शन पिक्चर में ऑपरेटर के लिए भी फॉर्म प्लेस करनी पड़ेगी और ये स्टेट के ऑपरेटर, लिए भी। ये फॉर्म ऑपरेटर का बन जाएगा, वहां पे ये स्टेट का बन जाएगा, दोनों लिखे तो हैं, दोनों टाइम डिपेंडेंट हैं। हाँ हाँ। और सर तीनों पिक्चर्स में रिजल्ट सेम होंगे नहीं, किसी भी? जो मैंने बताया उसको भी सुना करिए। मैंने सर बताया आपने कि बोला कि दोनों मैंने पिक्चर इन में सेम दोनों में होंगे। सेम होंगे। यहाँ पे हाँ। क्यों सेम नहीं होगा, वो मैंने बताया कि मान के चलिए आप पोटेंशियल को टाइम डिपेंडेंट ले रहे हो, ओके। तो क्या यहाँ पे आपने पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट लिया इन पिक्चर में? नहीं सर, नहीं लिया ना। दोनों पिक्चर्स में सेम होंगे। ये सर मैं पढ़ रहा था कि ये बीच में इंटरेक्शन different- पिक्चर जो है, इंटरेक्शन पिक्चर बेनिफिशियल तब है जब पोटेंशियल टाइम पर डिपेंडेंट आ रहा होगा। ओके, ठीक है। ठीक है, इंटरेक्शन वर्ड से नहीं समझ में आया कुछ? इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन वहां पे हो रहा है किसी पर्टिकुलर एक्स्ट्रा पोटेंशियल से, जो पर्टर्वेशन में आप पढ़ते हैं। मैंने बताया कि ये टाइम डिपेंडेंट पर्टर्वेशन थ्योरी में यूजफुल होगा। हाँ सर, बाकी आपने तो बोला एक था। बेसिक आइडिया मैंने दे दिया। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। सर ये डिफरेंट पिक्चर्स की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत क्या पड़ी? हाँ सर। आप ये बताइए, जब 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे कहीं पे भी, मैथमेटिक्स में, ईएमटी में, ठीक है, क्वांटम तो छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, 3 डायमेंशनल पिक्चर में आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, आर थीटा फाई भी पढ़ते हैं, एस फाई जेड भी पढ़ते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, ये मोर पॉपुलर हैं 3 पढ़ते हैं। जी सर। जब कोई भी प्रॉब्लम एक्स वाई जेड में सॉल्व हो सकता है तो हमें आर थीटा फाई की जरूरत क्या है, एस फाई जेड की जरूरत क्या है? सॉल्यूशन के इजी करने के लिए सर। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे, वही सीधा रिलेशन यहाँ पे है कि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगी श्रोडिंगर पिक्चर में, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी हाइजेनबर्ग पिक्चर में। ठीक है, ये 2 का रिलेशन मैंने बता दिया। थर्ड पिक्चर हमको तब जरूरत पड़ेगी जब आप टाइम डिपेंडेंट फॉर्म लेके चलेंगे पोटेंशियल का, जो टाइम डिपेंडेंट पर्टर्वेशन थ्योरी में रिक्वायर्ड है। जी सर। क्लियर हो गया अब? हाँ सर। कोई प्रॉब्लम किसी पिक्चर में इजी होगा, कोई प्रॉब्लम किसी में पीजी होगा। और ये साइंटिस्ट के नेम के हिसाब से पिक्चर दिया हुआ है,
हाइजेनबर्ग ने अपना मैथमेटिक्स बताया कि ऐसे सॉल्व करना है, श्रोडिंगर ने ऐसे बताया, बट दोनों के रिजल्ट सेम ही आते हैं। तो मैथमेटिकल स्टेप किसी को कोई इजी लगेगा, किसी को कोई इजी लगेगा। ठीक है, पिक्चर ही पहले आया था क्या जी? सर, हाइजेनबर्ग पिक्चर ही पहले आया था तो आंसर किससे? हम लोग पढ़ा के किससे नहीं सर, पहले? मतलब ऐसे ही सबसे पहले आप जो जितनी भी बुक्स पढ़ते हैं मोस्टली श्रोडिंगर पिक्चर में होती हैं। तो श्रोडिंगर ने ही श्रोडिंगर इक्वेशन का क्वांटम मैकेनिक्स में मोर एप्लीकेशन किसका है? श्रोडिंगर का। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का मोर कंडीशन है, श्रोडिंगर का मोर कंडीशन है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो पहले जो पिक्चर है रेफरेंस पिक्चर, वो श्रोडिंगर पिक्चर है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसके बाद तो आया है। ये हाइजेनबर्ग ने जितने भी रिजल्ट किए हैं, जरूरी थोड़ी कि वो हाइजेनबर्ग से रिलेट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेट करो। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थोड़ी लिखा मैंने यहाँ पे, पिक्चर लिखा है। ये तो पिक्चर लिखे मतलब ऐसे नॉर्मल जो नहीं, आप उसको रॉन्गली रिलेट कर रहे हैं कि पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो हाइजेनबर्ग पिक्चर पहले है। नहीं, ये वेव फंक्शन ऑपरेटर्स these को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल स्टेप्स हैं these पिक्चर्स में। तो पहले आप जितने भी बुक्स पढ़ते हैं या जितने भी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए वो श्रोडिंगर पिक्चर में थे, चाहे वो डार्क नोटेशन के हों। ठीक है, पिक्चर वर्ड इसलिए कह रहे हैं कि ये फॉर्म कहाँ वैलिड हो रहे हैं, ये टर्म्स इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी, वो पिक्चर श्रोडिंगर का है। श्रोडिंगर ने ये माना कि ऑपरेटर में टाइम बिहेवियर नहीं आता, सिर्फ स्टेट का टाइम इवोल्यूशन होता है, तो वो पिक्चर श्रोडिंगर पिक्चर है। हाइजेनबर्ग ने इसका अपोजिट थिंक किया कि उसके अकॉर्डिंग स्टेट अनचेंज है, स्टेट इवॉल्व नहीं होता, सिर्फ ऑपरेटर इवॉल्व होते हैं। ठीक है, अब चाहे वो फंक्शन पार्ट पे हो चाहे डार्क नोटेशन में हो, वो नोटेशन वाला पार्ट अलग है। ठीक है, सर हाँ जी, सर आपने क्वेश्चन करवाया था एक पेज 43 पे क्वेश्चन नंबर 13, उस पर उसी 43 पे 13, हाँ जी। सर इसमें जो आपने इसका सी ऑप्शन एक्सप्लेन किया था, जैसे नंबर ऑफ नोड्स काउंट करके जो एन स्टेट बताना, तो आपने एक लास्ट में एग्जांपल लिया था जिसके अंदर ये 4 जगह से 4 नोड बन रहे थे और जो हाफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के कोरस्पोंडिंग 4 स्टेट बताई आपने, तो वहां पे मैंने बताई फोर्थ स्टेट का आइगन फंक्शन है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट या फोर्थ स्टेट, तो एन की वैल्यू वहां पे 3 आएगा। सर जैसे ये बनाया था आपने कि जैसे जहाँ पे वो 4 जगह कट कर रहा था, जैसे 4 नोड, हाँ जी, तो वहां पे एक बार ग्राउंड स्टेट के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मैं फुल से रिलेट किया था मैं। यस आप ये बताइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन फुल में क्या पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं। यस सर। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? 1 है। यस सर। अब हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में मैंने चाहे वो जीरो रिप्रेजेंटेशन लिया हो चाहे जो लिया हो, ये n = 1 है। हाँ सर है फर्स्ट स्टेट के लिए है ना? यस सर। वहां जीरो अलाउड नहीं था, तो यहाँ पे तो ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि n 0 और 1 होता है तो सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे जो n = 1 है, ठीक है, ये सेकंड स्टेट है। यस सर। या आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। सर यहाँ क्लियर हो पे गया? 0 और 1 दो स्टेट कंट्रीब्यूट कर गई यहाँ पे n हाँ, 1 पे हमारे। जब ये 1 वाली स्टेट अलाउड होगा तो 0 वाली तो होगा ही होगा। जब आप कोई बिल्डिंग फॉर्म करते हैं तो आप उस पे बेसमेंट चाहे नीचे ना बनाएं, मगर उसका ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर लेवल्स को सेपरेट करते जाते हैं। यस सर। करते हैं। डबल स्टोरी बिल्डिंग में जब सेकंड फ्लोर होगा तो उसमें फर्स्ट फ्लोर भी तो होगा। यस सर। नहीं तो सिर्फ हाइट चेंज कर रहे होंगे, रहेगा तो सिंगल स्टोरी वो। यस सर। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो जब उसका सेकंड फ्लोर बनाएंगे, जब कह रहे हैं कि 2 स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें फर्स्ट फ्लोर भी तो होगा। तो जब n = 1 हुआ तो n = 0 भी तो अलाउड है। यस सर। सर वो 4 नोड बना के वो वाला एग्जांपल बताना है। हाँ, वो भी मैं बता रहा हूँ। ये क्लियर हो गया ना? हाँ सर। फुल में ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बना, सेकंड स्टेट बना, बट ये हाफ के लिए फर्स्ट स्टेट है, ग्राउंड स्टेट मींस। ठीक है।